हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम गाउस के नियम के एप्लीकेशन नंबर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएं, आवेशित चालक सीट के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे मान ले आपके पास एक पतली चालक सीट है। सीट है। इस पतली चालक सीट को हमने आवेश दिया है और वो आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि चालक को दिया गया आवेश उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जैसे ही हमने इसको आवेश दिया, वो आवेश इसकी बाहरी सतह पर ऐसे वितरित हो जाएगा। तो ये हमारी चालक सीट है। हमारी चालक सीट ऐसी रखी हुई है और इस चालक सीट को जब हम आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और इस चालक सीट पर हमने एक अल्पांश लिया। और ऐसा ही अल्पांश इस चालक सीट के नीचे भी लिया। ये हमारी चालक सीट थी। इस चालक सीट पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया और ऐसा ही अल्पांश इस चालक सीट के नीचे भी लिया। तो इस चालक सीट पर हम दो अल्पांश ले लेते हैं। और इस छोटे से अल्पांश में जो चार्ज है उसे हम dq बोल देते हैं। तो छोटे से अल्पांश में जो चार्ज है उसे हमने dq बोल दिया। dq। अब हमें इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। हमें इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को कैलकुलेट करना है। तो देखें, इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है उस पर एक पॉइंट P है। जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पे हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना है। जैसे इस चालक सीट के सेंटर O से जो लाइन जा रही है उस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है ऐसे। और विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है, विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र छोटे से dq के कारण
और इस प्रकार भी ये विद्युत क्षेत्र छोटे से dq के कारण। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि डिवीजन बराबर बराबर हो रहा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक इसी प्रकार ये भी एंगल थीटा होगा। तो अब हम इस डी का घटक करने वाले हैं, तो इस डी का इस तरफ जो घटक निकल के आएगा वो होगा डी कॉस थीटा। ऐसे ही इसका भी घटक निकल के आएगा, वो होगा डी कॉस थीटा। एंगल की तरफ घटक कॉस आता है, तो इस डी का एंगल की तरफ जो घटक निकल के आएगा डी कॉस थीटा आएगा। ठीक इसी प्रकार इस थीटा का भी जो एंगल की तरफ घटक निकल के आएगा हमारा डी कॉस थीटा निकल के आएगा। और एंगल के अपोजिट घटक साइन आता है, तो इस प्रकार इस डी का एंगल के अपोजिट घटक डी साइन थीटा आएगा। और इसका भी एंगल के अपोजिट घटक डी साइन थीटा आएगा। अब देखें डी साइन थीटा व डी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसल कर देंगे जब, और डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे। तो इस प्रकार पूरी चालक शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो सामने की तरफ आएगा ऐसे। तो इस प्रकार हमारा विद्युत क्षेत्र ऐसे निकल के आएगा। अब आपको एक्स्ट्रा में कुछ बताना चाहते हैं तो हम यहाँ साइड में नोट कर देते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो देखें आवेश अपान क्षेत्रफल को ही हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही हम लोग कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस फार्मूले का आगे इस डेरिवेशन में यूज आएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे विद्युत क्षेत्र के मान की गणना को निकालेंगे। तो हेडिंग लगाएं विद्युत क्षेत्र के मान की गणना।
ऐसा करने के लिए हमें गाउसी पृष्ठ को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाउसी पृष्ठ के बिना ये संभव ही नहीं है। तो हमारा गाउसी पृष्ठ बेलन के आकार का होगा। तो हमारा गाउसी पृष्ठ बेलन के आकार का होगा ऐसे। अब हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता है कि हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सामने की तरफ है। हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सामने की तरफ है ऐसे। हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सामने की तरफ है। हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सामने की तरफ है। ठीक इधर भी हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सामने की तरफ। हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा सामने की तरफ। ये हमारी आवेशित चालक शीट है और ये हमारी गाउसी पृष्ठ है। गाउसी पृष्ठ चालक शीट को एकदम चीर के ऐसी निकली हुई है, इस प्रकार से। अब आपको इस गाउसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, एक बार परिभाषा से और एक बार गाउस के नियम से। और दोनों को हम इक्वल करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम फ्लक्स निकालते हैं परिभाषा से और एक बार गाउस के नियम से। इस बेलन को आप चार भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये वाला भाग हमारा समतल है, तो इसलिए हम इसे समतल 1 लिख सकते हैं। ये वाला भाग हमारा चादर के समांतर है, तो इसे हम लोग समतल 1 लिखेंगे। जबकि ये वाला भाग हमारा वक्राकार है, तो हम इसे वक्राकार 1 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार ये वाला भाग होगा समतल 2। और ये वाला भाग होगा वक्राकार 2। जैसे आप यहाँ देखें, ये वाली सतह कैसी है, ये वाली सतह समतल है, तो इसे हम लोग समतल 1 बोलेंगे। जबकि ये ऊपर वाली सतह कैसी है, ऊपर वाली सतह वक्राकार है, तो इसलिए हम इसे वक्राकार 1 बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार इसके पीछे भी ये वाला भाग समतल 2 कहलाएगा और ये वाला भाग वक्राकार 2। तो इसी प्रकार हमने इस वाले भाग को समतल 1 नाम दिया और इस वाले भाग को, ऊपरी सतह को, इसके वक्राकार 1। और ठीक इसके पीछे भी ये समतल 2 होगा और ये वक्राकार 2 होगा। तो आप फाई जो लिखेंगे वो चार लोगों का कॉम्बिनेशन होगा। एक होगा फाई समतल 1 प्लस फाई वक्राकार 1 प्लस फाई समतल 2
प्लस फाइव वक्राकार 2। और जब भी हम फाई परिभाषा से निकाल रहे होते हैं तो विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एफ। और जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो आता है समाकल ई डी एस कॉस थीटा। इसी प्रकार फाई वक्राकार 1 का भी होगा समाकल ई डी एस कॉस थीटा। फाई समतल 2 का भी होगा ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा। इसका भी होगा ई डी एस कॉस थीटा। अब इस समतल पर हमने छोटा सा अल्पांश लिया ds, जिसका ds वेक्टर ऐसे आएगा। इसी प्रकार यदि हम वक्राकार हिस्से पर भी छोटा सा अल्पांश लें तो उसका ds वेक्टर लंबवत आएगा ऐसे। क्योंकि हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में कि जो ds वेक्टर आता है वो सरफेस के लंबवत आता है। तो इस प्रकार समतल 1 पे भी ds वेक्टर यदि हम खींचे तो वो आया ऐसे परपेंडिकुलर, और इस वक्राकार हिस्से पे यदि हम ds वेक्टर खींचेंगे तो इसके लंबवत आएगा। यहाँ पे हमने समतल 1 पे एक छोटा सा अल्पांश मान लिया ds, जिसका ds वेक्टर इसके लंबवत आएगा ऐसे ऐसे। ठीक इसी प्रकार यदि हमने इस वक्राकार हिस्से पे भी छोटा सा अल्पांश लिया तो उसका ds वेक्टर आएगा ऐसे। समतल में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, जबकि वक्राकार हिस्से में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा के स्थान पे समतल 1 में एंगल बन रहा है 0 डिग्री तो होगा cos 0। इसी प्रकार वक्राकार हिस्से में एंगल बन रहा है 90 डिग्री तो होगा cos 90। इसी प्रकार ये भी cos 0 और वही cos 90। और हमारी cos 0 की वैल्यू निकल के आती है 1, तो ये होगा समाकल ई डी एस प्लस, और cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो इस प्रकार ये हो जाएगा 0। और समतल 2 में भी हमारा cos 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो होगा ई डी एस। और वक्राकार 2 भी हमारा cos 90 है और cos 90 की वैल्यू आती है 0 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा फाई इक्वल टू आया 2e ds। अब ये जो पूरी सतह है इस पूरी सतह को हम लोग मान लेंगे S। जैसे इस पूरी सतह को हमने मान लिया S तो इस ds के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं S को फाई इक्वल टू 2es। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोले। परिभाषा से हम लोगों ने फाई निकाला फाई इक्वल टू 2s, जिसे हम लोग इक्वेशन 1 बोले हैं। अब हम एक बार फाई निकालेंगे गॉस के नियम से और उसे इक्वेशन 2 बोलेंगे, और इसको इन दोनों को इक्वल करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस बार हम लोग फाई निकालेंगे गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
और सिग्मा क्यू इक्वल टू होता है और सिग्मा क्यू इक्वल टू होता है गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, यानी कि गाउसी पृष्ठ में कुल कितना आवेश है। तो इस गाउसी पृष्ठ में कितना आवेश है? इस गाउसी पृष्ठ में उतना आवेश है जितना आवेश इसके क्षेत्रफल में आ चुका है। हमारा गाउसी पृष्ठ कितने क्षेत्रफल में है? तो हमारा गाउसी पृष्ठ इतने क्षेत्रफल में है। तो इस क्षेत्रफल में जितना आवेश आ चुका है वो बनेगा गाउस के नियम के लिए सिग्मा क्यू। मतलब कि इस गाउसी पृष्ठ में जितना आवेश आ चुका है वही हमारा सिग्मा क्यू का मान होगा, क्योंकि हमारा गाउसी पृष्ठ इतने क्षेत्रफल में है और उसके अंदर इतना ही आवेश आ सकता है। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होता है? एकांक क्षेत्रफल में आवेश होता है सिग्मा। अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा है कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है वो कितना होता है? सिग्मा। तो एस क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा? तो एस क्षेत्रफल में आवेश होगा सिग्मा इंटू एस। तो एस क्षेत्रफल में हमारा आवेश है सिग्मा इंटू एस। और गाउस का नियम कहता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, जबकि सिग्मा क्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है सिग्मा इंटू एस। तो फाई इक्वल टू आएगा सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन 2 है। जबकि इक्वेशन 1 आया था हमारा फाई इक्वल टू 2 ES। अब यदि हम इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को बराबर करें तो हम यहाँ से E की वैल्यू निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ S से S कैंसल हो जाएगा और E इक्वल टू होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार हमारा विद्युत क्षेत्र का मान आया E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आवेशित चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान जो आता है वो आता है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।